And welcome back to the channel. So we are back to discuss another chapter from this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given in the National Hospital, Queen Square. Just a moment, I forgot. The Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square, and it has been particularly authored by Mr. John N. Cummings and Mr. Michael Kramer. So today we'll be beginning with a new chapter from this book, which is called Biochemical Aspects of Disorders of Lipid Metabolism, and it has been particularly authored by Mr. J.N. Cummings. सो इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स इसमें से कवर कर चुकी हूँ मैं, एंड वो जिनके अलग अलग सीरीज़ बन चुके हैं जो आप देख सकते हैं इस चैनल पे जाके. देन आज का जो चैप्टर है 17th चैप्टर है, and it is called Biochemical Aspects of Disorders of Lipid Metabolism by Mr. J.N. Cummings. और इसमें जो है हर चीज़ जो 1958 तक ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में, उसके बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स और डिसऑर्डर्स के बारे में वो कवर्ड है. तो आज की चीज़ें बहुत अलग होंगी, अलग इन द सेंस बहुत और ज़्यादा डेवलप्ड होंगी, बहुत और ज़्यादा उनमें एडिशन किए जा चुके हैं. So we are discussing whatever was discovered till 1958. So let's begin. तो ऑथर का कहना है पहले इंट्रोडक्शन में कि इससे पहले कि पॉसिबल हो पाए टू डिस्क्राइब एंड डिस्कस डिजीज ऑफ ब्रेन इन विच द सेरिब्रल लिपिड्स आर abnormal or increased in amount, it is essential to have knowledge of the chemical composition of brain. तो सेरिब्रल लिपिड्स इन्होंने टर्म यूज़ किया है, वो क्या है बेसिकली सेरिब्रल लिपिड्स ब्रेन लिपिड्स हो गए जो कि एक फैटी सब्सटेंसेस हो गए दैट आर एसेंशियल फॉर ब्रेन फंक्शन. एंड अभी हमें ये पता है कि दे मेकअप अराउंड 50% ऑफ ब्रेन्स ड्राई वेट एंड आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शंस. And these cerebral lipids can include phospholipids, sphingolipids, sterols. तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑथर के अकॉर्डिंग जानना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे लिखा भी है कि 1958 से पहले जो पास्ट डिकेड और टू यानी 1948 1938 से ही एडिक्वेट नॉलेज इस सब्जेक्ट की मिलनी शुरू हुई थी और 58 तक अवेलेबल हुई. एंड तब भी ऑथर को लगता था कि तभी भी लार्ज गैप्स हैं उन सब्जेक्ट में, लेकिन एक नंबर ऑफ डेफिनेटिव कंपाउंड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ माइलिन एंड ऑफ द एक्सेस सिलेंडर आर नोन एंड हैव बीन कैरेक्टराइज्ड. और ये कंपाउंड्स जो है ऑथर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं इस चैप्टर में और कुछ फैक्ट्स उनके बारे में लिखे हैं. तो कुछ कंपाउंड्स जो माइलिन शीथ और एक्सेस सिलेंडर को कंपोज कर रहे थे. माइलिन यानी फैटी इंसुलेटिंग लेयर जो कि सराउंड करती है नर्व्स को और इंक्लूड करती है नर्व्स को सराउंड करती है. और नर्व्स कहाँ की, होल बॉडी की ऑलमोस्ट, एंड इंक्लूडिंग दोज इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड अलाउज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू ट्रैवल क्विकली एंड एफिशिएंटली. उसके बाद कॉम्पोजिशन माइलिन शीथ बनी होती है प्रोटीन एंड फैटी सब्सटेंसेस की. एक्सेस सिलेंडर ऑफ ए न्यूरॉन बेसिकली एक्सॉन हो गया जो कि एक केबल लाइक प्रोसेस हो जाता है दैट इमर्जेस फ्रॉम सोमा और द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन. तो यहाँ पे ऑथर ने उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रखा है और उनके बारे में कुछ फैक्ट्स पोर्ट्रे कर रखे हैं जो तब तक डिस्कवर हो चुके थे. तो पहली इसमें आता है स्फिंजोमाइलिन जो कि एक तरीके का फॉस्फोलिपिड माना जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं इसको एक तरीके का स्फिंजोलिपिड रिगार्ड करते हैं. अब स्फिंजोमाइलिन के बारे में ऑथर क्या कहते हैं, तो स्फिंजोमाइलिन बेसिकली एक कंपाउंड है, एक डाई अमीनो फॉस्फेटाइड है. एंड इसका जो नाम है स्फिंजोमाइलिन वो रखा था थ्योरीकुम ने, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही सैड दैट इट प्रेजेंटेड टू द इंक्वायरर. क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स जो डिस्कवर कर रहे थे, इनको जो इंक्वायर कर रहे थे इस चीज़ के बारे में, उनको जो प्रॉब्लम्स आई उस बेसिस पे मिस्टर थ्योरीकुम ने इसका नाम स्फिंजोमाइलिन रखा. बेसिकली एक डाई अमीनो फॉस्फेटाइड था. यहाँ पे एक फिगर दे रखी है जिसमें इसका एक फॉर्मूला बता रखा है दैट आई विल अटैच हियर. तो उसमें ऑथर ने बता रखा है कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्साइलेटेड अमाइन है, और इसमें बेसिकली थ्योरीकुम ने ये फाइंड किया कि स्फिंजोमाइलिन में एक 2:1 रेशियो ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, एंड देयर इज़ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्साइलेटेड अमाइन जिसका नाम है स्फिंजोसिन जो कि प्रेजेंट है इसमें. एक फैटी एसिड भी प्रेजेंट है एज एन अमाइड एंड इज़ प्रोबेबली C24 लिग्नोसेरिक एसिड.
but alternatively stearic acid may be present. Only this जो sphingomyelin है, it is usually about 1% of sphingomyelin in fresh brain. Other organs of the body also contain this substance, but it has been suggested that the composition of sphingomyelin of each organ may vary, and it may be that the fatty acid in this compound varies from organ to organ. क्योंकि औरतों को ऐसा लगता था कि फैटी एसिड कोई भी हो सकता है जो इन्होंने नाम दिए हैं यहाँ पे, लेकिन जो फैटी एसिड कॉम्पोजिशन है वो ऑर्गन टू ऑर्गन स्फिंजोमाइलिन की वेरी करती है, ऐसा ऑथर का मानना था. नेक्स्ट ऑथर ने इसी क्रम में डिस्क्राइब किया है सेरिब्रोसाइड. तो सेरिब्रोसाइड जो है बेसिकली जो ग्रुप ऑफ ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स जो कि इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं एनिमल मसल एंड नर्व सेल मेम्ब्रेन के, ऐसा अभी हमें पता है, लेकिन ऑथर ने क्या डिस्क्राइब किया उसके बारे में वो हम जानते हैं. तो थ्यूडिकुम बेसिकली मिस्टर थ्यूडिकुम ने प्रिपेयर किए थे 2 कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लिपिड्स फ्रॉम द ब्रेन विच ही कॉल्ड केरासिन एंड फ्रीनोसिन. These and at least 2 other similar cerebrosides have been prepared in further experiments and they share a number of proteins. वहीं मिस्टर शैटेगडन ने उसी वक्त जब ये लेक्चर्स दिए जा रहे थे उसी वक्त रिसेंटली प्रिपेयर किए थे एक सेरिब्रोसाइड which in both its crystalline appearance and its infrared spectrum closely resembled a similar cerebroside known as Cerebron prepared 50 years earlier by Mr. थायरफेल्टर. तो ये वो युग चल रहा था जहाँ पे आइसोलेशन हो रहा था चीज़ों का, प्रिपरेशन हो रहा था चीज़ों का, ऑर्गन से निकाल के कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी बहुत सालों पहले, तो वो रिजेंबल हो रही थी एक दूसरे से. वहीं फिर आगे मिस्टर फॉल्क एंड मिस्टर स्पेरी ने नेम किया इन सब्सटेंसेस को ग्लाइकोस्फिंजोसाइड्स, लेकिन ऐसा सोचा गया कि जो मोर एक्यूरेट टर्म हो सकता है इनके लिए वो गैलेक्टोस्फिंजोसाइड्स फॉर हो सकता है, क्योंकि ब्रेन का जो मेजर पोर्शन है इफ़ नॉट ऑल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इज़ गैलेक्टोज. ऐसा माना गया था कि ग्लूकोज से ज़्यादा जो है गैलेक्टोज प्रेजेंट है ब्रेन में. तो सेरिब्रोसाइट्स जो है कोई भी फॉस्फोरस कंटेन नहीं करती हैं, लेकिन जो कंटेन करती हैं वो है स्फिंजोमाइलिन अ C24 फैटी एसिड. यहाँ पे भी फिगर दी हुई है केरासिन की, दैट आई विल अटैच. तो इस फिगर में बेसिकली कंपैरिजन भी दिया हुआ है स्फिंजोमाइलिन और केरासिन का, जो देख सकते हैं. तो सेरिब्रोसाइट्स जो है प्रेजेंट होती है ब्रेन में समथिंग लाइक 2.4% एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर बॉडी ऑर्गन्स बट इन अ मच स्मॉलर अमाउंट एंड ऑल्सो विद दिस डिफरेंस दैट ग्लूकोज एंड नॉट गैलेक्टोज इज द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द सेरिब्रोसाइड. तो ब्रेन में सेरिब्रोसाइड में गैलेक्टोज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और इसमें क्या कहते हैं बाकी बॉडी में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट होता है सेरिब्रोसाइड में. अब ऑथर का कहना है कि बोथ स्फिंजोमाइलिन एंड सेरिब्रोसाइड फॉर्म एज विल बी मेंशन्ड लेटर पार्ट ऑफ माइलिन शीथ एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज बीइंग स्फिंजोलिपिड्स. मिस्टर क्लैंक का कहना था कि जो स्फिंजोमाइलिन है that sphingomyelin may be built up in the brain by an enzymatic process which also involves a substance called ganglioside known to be present in the nerve cell and it may be in the axis cylinder or the axon as well. तो मिस्टर क्लैंक ने एक और सब्सटेंस सजेस्ट किया गैंग्लियोसाइड, जिसके बारे में आगे दिया हुआ है और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो 2 सब्सटेंसेस इसमें हमने डिस्कस किए, स्फिंजोमाइलिन एंड सेरिब्रोसाइड. So that's it for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.